रूल 1 की। रूल 1 क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 कहता है, ध्यान से समझिएगा, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट है ईच और एवरी का। इस ईच और एवरी के रूल नंबर 1 के अंदर टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक एक करके उन चारों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन से 4 कॉन्सेप्ट्स हैं ईच और एवरी के अंदर। सबसे पहले ईच और एवरी का अगर मैं मीनिंग की बात करती हूँ तो ईच और एवरी का मीनिंग क्या होता है? सभी में से एक एक को जब हम इंडिविजुअली लेते हैं। ईच क्या दिखाता है हमें? ईच हमें दिखाता है इंडिविजुअल सेंस। अगर मैं 10 लोगों का ग्रुप है, उनमें से एक एक को इंडिविजुअली ले रही हूँ तो हम क्या यूज़ करते हैं? ईच। एवरी हमें शो करता है ग्रुप का सेंस। अगर मैं इन सबको एक साथ ले रही हूँ तो हम क्या यूज़ करते हैं? एवरी। मीनिंग में तो ये डिफरेंस था। अब यूसेज में क्या डिफरेंस है, कैसे हम अलग अलग ईच और एवरी को यूज़ करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1 में, ईच को आप 2 लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ईच कैन बी यूज फॉर 2 पीपल ऑल्सो एंड मोर देन 2 पीपल ऑल्सो। ईच को 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरी को सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। एवरी को 2 से कम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ईच को आपने 2 और 2 से ज़्यादा के लिए किया, लेकिन एवरी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए होता है। तो अगर मैंने आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन था आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड, क्या ये सेंटेंस सही होगा? आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड, मेरे हर हाथ में एक किताब है, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं। ये जो हमारा सेंटेंस है, दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों ये सेंटेंस गलत है बेटा? क्योंकि हाथ सिर्फ 2 होते हैं और 2 चीज़ों के लिए एवरी को यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ एवरी फॉर 2 थिंग्स। तो इसीलिए मुझे यहाँ एवरी को हटा के क्या लिखना पड़ेगा? इसलिए मुझे यहाँ एवरी को हटा के ईच लिखना पड़ेगा। आई हैव अ बुक इन ईच हैंड, मेरे हर हाथ में एक किताब है। क्या डिफरेंस नंबर 1 क्लियर है ईच एंड एवरी के बीच में? आई होप येस। डिफरेंस नंबर 1 अगर सभी को क्लियर है, एक बार नोट करते हुए चलना। आई वुड रिक्वेस्ट, जिन बच्चों के पास 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है वो बच्चे नोट ना करें, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। समझ आया सभी को? चलो, तो डिफरेंस नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 2 पे। डिफरेंस नंबर 2 क्या है ईच एंड एवरी के बीच में? ईच जो शब्द होता है, ये जो ईच शब्द होता है बेटा, ये एक प्रोनाउन भी होता है और ये एक एडजेक्टिव भी होता है। पहले समझते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है ये नाउन की जगह यूज़ होगा, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये नाउन की जगह यूज़ होगा, जो नाउन की जगह यूज़ होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव होता है ये नाउन के बारे में बताएगा, इट विल टेल अबाउट अ नाउन। तो ये जो ईच शब्द होता है ये एक प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है और ये एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉरी एवरीवन, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग, आर लिखूँ इज लिखूँ? चलो अभी इस वाले कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ेंगे। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, आर नहीं आएगा, इज आएगा। ये डिफरेंस नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, अभी डिफरेंस नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी हार्ड, हर एक बच्चा मेरा क्या कर रहा है? हर एक बच्चा मेरी बहुत मेहनत कर रहा है। ये सेंटेंस भी सही है। अगला, ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ये सेंटेंस भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ईच को आप प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो और ईच को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ईच यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाले सेंटेंस में ईच एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये नाउन की जगह यूज्ड है। सेकेंड वाले सेंटेंस में ईच एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है बेटा? क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। किसी शब्द के जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा है और वो नाउन के बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में ईच प्रोनाउन है और सेकेंड सेंटेंस में ईच एडजेक्टिव है।
दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं, क्योंकि जो ईच वर्ड होता है वो प्रोनाउन भी होता है और वो एडजेक्टिव भी होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? से येस और नो मुझे बताते हुए चलो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं अपनी पूरी जी जान लगाने वाली हूँ इस बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में। एक एक कॉन्सेप्ट की बहुत गहराई तक जाएंगे जो शायद पिछले वाले में नहीं जा पाए थे, पिछले वाले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में। क्या ये बात क्लियर है कि ईच एक प्रोनाउन भी होता है, ईच एक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन 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 कौन सा शब्द है जो प्रोनाउन नहीं होता है? वो है हमारा एवरी। एवरी जो शब्द होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ प्रोनाउन। तो अगर कोई सेंटेंस कभी भी लिखा हुआ मिल जाए एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वेरी टैलेंटेड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक प्रोनाउन नहीं होता है। ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है, मतलब इसके आगे नाउन का आना ज़रूरी है। एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड, अब ये सही है। क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये एक प्रोनाउन नहीं है। क्या डिफरेंस नंबर 2 क्लियर है सभी को? इज डिफरेंस नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन? चलो अब आते हैं डिफरेंस नंबर 3 पे। डिफरेंस नंबर 3 क्या है ईच और एवरी के बीच में? नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि बेटा जिस सॉफ्टवेयर से मैं पढ़ा रही हूँ इसमें मुझे डिलीट करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ये जो मैं लिख रही हूँ ना, PDF में नहीं लिख रहा है, ये स्क्रीन पे लिख रहा है, इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ रहा है। तो PDF आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि नोट डाउन करते हुए चलना। अगला डिफरेंस, ईच और एवरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सबसे पहले इसके लिए समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखो बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ फील करते हो। जिसको आप सिर्फ और सिर्फ फील करते हो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, ईच को आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगा सकते हो। एवरी कैन बी यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ईच जो होता है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है लाफ्टर, हंसी। किसी की हंसी को फील कर सकते हो, देख नहीं सकते आप। देख लिप्स को सकते हो, टीथ को सकते हो, लेकिन हंसी को फील करते हो। गरीबी को फील करते हो, प्यार को फील करते हो, रीजन, कारण किसी चीज का, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। हाँ, तो अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ आए आपके एग्जाम में, आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी, क्या ये सेंटेंस सही होगा? मेरे पास हर कारण है खुश होने का, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। आई हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी गलत होगा। क्यों? क्योंकि रीजन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रीजन को टच नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे ईच नहीं, यहाँ पे एवरी आएगा। क्या डिफरेंस नंबर 3 क्लियर है सभी को? इज डिफरेंस नंबर 3 क्लियर टू एवरीवन कि ईच को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ नहीं यूज कर सकते, जबकि एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं। चलो अगले पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नाउ कॉन्सेप्ट नाउ। अब कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी तक हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे कि ईच और एवरी में हमारे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है, बहुत ध्यान से लिखिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी, हमेशा चाहे धरती आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, इस बात को हमेशा याद रखना कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर, इन सब के आगे हमेशा और हमेशा वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। वर्ब भी सिंगुलर आएगी और एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। इनके आगे कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, इनके आगे कभी भी प्लूरल एडजेक्टिव नहीं आ सकता। वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है और एडजेक्टिव भी हमेशा सिंगुलर आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे वर्ब सिंगुलर आती है और कैसे एडजेक्टिव सिंगुलर आता है। इसका एक सेंटेंस बताती हूँ, आप मुझे बताना उस सेंटेंस में क्या गलती है। हाँ, आप मुझे बताना उस सेंटेंस में क्या गलती है। नोट डाउन करते हुए चलना, नोट करते हुए चलना, नोट डाउन कहीं भी मत छोड़ना। हाँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा ईच स्टूडेंट
is preparing for their exam. Each of the students is preparing for their competition. क्या एरर है? जल्दी से बताओ क्या एरर है. व्हाट आर द एरर्स इन दीज टू सेंटेंसेस? इन दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर है? ध्यान से देखना, ध्यान से एनालाइज करना बेटा. देखो, वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, वर्ब सिंगुलर है. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मैंने बताया एडजेक्टिव भी हमेशा सिंगुलर आता है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हिज आएगा. यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हिज आएगा. ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो. ईच, एवरी, ईदर, नीदर. ईदर का मतलब होता है दो में से एक, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं. ईच, एवरी मीन्स सब में से हर कोई. तो इनके साथ जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर आती है और जो एडजेक्टिव होता है वो भी सिंगुलर आता है, चाहे कुछ भी हो जाए. वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ आर सिंगुलर. दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं. क्लियर ये बात? हर भी हो सकता है, हिज भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो. जैसे ही आपकी श्रद्धा, जैसे ही आपकी शिद्दत है, उसी तरह से जेंडर लगा सकते हो. लेकिन आर, देयर नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं लगा सकते. क्लियर? अगली बात, अब ये बात करी हमने वर्ब की और एडजेक्टिव की. एक चीज़ और देखना बेटा, ये दिख रहा है यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है. अब बात करते हैं नाउन की. यहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर है, यहाँ पे जो नाउन है वो प्लूरल है. क्या घोटाला है? ध्यान से समझना, फिर से बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा. हमेशा इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर इनके आगे डायरेक्टली नाउन आ रहा है, अगर इनके आगे डायरेक्टली नाउन आ रहा है तो वो नाउन कैसा आएगा? डायरेक्टली नाउन आता है तो वो सिंगुलर आता है, और अगर ऑफ द के आगे नाउन आता है तो वो प्लूरल आता है. अगर ईच के सीधे तुरंत बाद नाउन है तो ईच स्टूडेंट लिखोगे. अगर ऑफ द के बाद लिखा हुआ है तो वो जो नाउन होगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा. डायरेक्टली आएगा सिंगुलर आएगा, ऑफ द के आगे आएगा प्लूरल आएगा. कोई डाउट? डायरेक्टली आया सिंगुलर आया, ऑफ द के आगे आया प्लूरल आया. एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, इसको नोट डाउन कर लो जब तक आप लोग. जितने भी नए बच्चे हैं वो लाइक ज़रूर करते हुए चलेंगे, वीडियो को शेयर ज़रूर करते हुए चलेंगे. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो तुरंत के तुरंत चैनल को. डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि रोज़ आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. अब जो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमने बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े. एक बार जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े बेटा. पहला कॉन्सेप्ट था कि ईच दो और दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, एवरी दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है. उसके बाद हमने पढ़ा ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, जबकि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है. उसके बाद हमने पढ़ा ईच को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एवरी को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो. उसके बाद हमने पढ़ा ईच और एवरी और ईदर और नीदर, इन सब के आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही एडजेक्टिव आएगा. लास्ट हमने पढ़ा ईच के साथ अगर जस्ट बाद, ईच और एवरी के साथ जस्ट बाद अगर नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, अगर ऑफ द के बाद आएगा तो वो प्लूरल आएगा. क्या रूल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है? इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही रूल में थे. इज रूल नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? आई होप येस. अगर सभी स्टूडेंट्स को क्रिस्टल क्लियर है तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप लोगों की स्क्रीन पे. मुझे बताना इनमें से कौन कौन सा सेंटेंस सही है और कौन कौन सा सेंटेंस गलत है. 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको. इन चारों में से मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है. विच सेंटेंस इज करेक्ट एंड विच सेंटेंस इज रॉन्ग? फर्स्ट वाला सेंटेंस, एवरी रीजन कहने से सही है. एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ईच के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता. कहने से मतलब सेकंड वाला सेंटेंस क्या है? सेकंड वाला सेंटेंस गलत है. ईच हैंड, 2 हाथ होते हैं, सही है. एवरी हैंड, हाथ 2 होते हैं लेकिन 2 एवरी के साथ यूज़ नहीं करते. इसका मतलब सेकंड और फोर्थ सेंटेंस गलत है, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस एकदम सही है. कोई डाउट किसी को भी? एनी डाउट्स एनीवन टिल हियर? रूल नंबर 1 क्लियर है? आई होप येस. रूल नंबर 1 सभी को क्लियर है. चलिए लेट्स मूव टू रूल नंबर 2 नाउ. अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे.
रूल नंबर 2 क्या कहता है सुनते हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 रिलेटेड है बोथ से। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। रूल नंबर 2 हमारा बोथ से रिलेटेड है और इस रूल नंबर 2 के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एक रूल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस बार मैंने क्या किया है, रूल्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाके रख दिया है। तो बोथ के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोथ का क्या कहता है, बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन बोथ के आगे कभी भी एज वेल एज मत लगा देना। कभी भी कुछ भी हो जाए, बोथ जिन दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है उन दोनों चीज़ों को एज वेल एज से कनेक्ट मत कर देना। तो अगर लिखा हुआ है बोथ राम एज वेल एज श्याम, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बोथ राम एज वेल एज श्याम, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। बोथ को कभी भी एज वेल एज से कनेक्ट नहीं करते हैं। बोथ को किससे कनेक्ट करते हैं? बोथ को एंड से कनेक्ट करते हैं। तो क्या आएगा? बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम और श्याम। तो बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि बोथ के आगे एंड ही आता है, कभी भी एज वेल एज नहीं आता। बोथ सीता एंड गीता, बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, बोथ आगरा एंड दिल्ली। तो जब भी बोथ से दो लोगों को कनेक्ट करोगे, दो चीज़ों को कनेक्ट करोगे, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज द वर्ड एंड, यू विल नॉट यूज एज वेल एज। व्हाट विल यू यूज? यू विल यूज एंड विद इट। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है बोथ का? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे रूल नंबर 2 के। हर रूल के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जिससे कि वहीं के वहीं वो रूल प्रैक्टिस होता हुआ चल जाए। चलो अगले पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? बोथ का कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, साथ के साथ बोथ के साथ नॉट भी नहीं आता है। बोथ के साथ नॉट भी नहीं यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, ये सेंटेंस एकदम गलत है। बोथ के साथ नॉट भी नहीं आता है। अगर बोथ और नॉट को साथ में लगाना है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है नीदर वर्ड से। किससे रिप्लेस करना पड़ता है? नीदर वर्ड से। नीदर राम एंड श्याम इज कमिंग, नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। ना ही राम आ रहा है और ना ही श्याम आ रहा है। नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग, मतलब बोथ को कभी भी नॉट के साथ नहीं लगाओगे। अगर बोथ और नॉट को लगाना है तो नीदर लगाओ। नीदर और नॉट का मतलब ही क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आता। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी नीदर नॉर लगा हुआ होता है, वर्ब किसके हिसाब से आता है? अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ये चीज़। वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। श्याम क्यों भी सिंगुलर है इसलिए इज आया, तो वर्ब जो होती है वो हमेशा पास वाले के हिसाब से आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? इज लगाया। बोथ राम एंड श्याम मीन्स नीदर ऑफ देम, तो हमेशा नीदर लगाओगे, कभी भी बोथ के साथ नॉट नहीं लगाओगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है इस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल नंबर 2 का? इसको नोट डाउन कर लिया? हैज़ एवरीवन नोटेड इट डाउन? आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन हम 1:30 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी। 1:30 बजे जो मेरी क्लास होती है ना एरर डिटेक्शन की, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सभी लोग आते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलरली। सभी लोग आते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलरली। अनअकैडमी पर होती है 1:30 बजे रोज़ होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है बेटा इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि हमेशा याद रखना, बोथ के केस में अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो उसके बाद में आता है। अब मैम पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पहले तो ये बताओ आप हमें, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जो आपको किसी चीज़ के ऊपर हक दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये मेरा है। ये मोबाइल फ़ोन किसका है? मेरा है। तो मेरा का मतलब क्या है? माई। तो माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये जो किताब है वो उसकी है, तो हर क्या हो गया?
पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये जो किताब है वो उन सब की है, देयर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दे आर पजेसिव एडजेक्टिव्स, राइट। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो बोथ के बाद में आएगा, जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो बोथ के बाद में आएगा, वो बोथ से पहले नहीं आएगा। मतलब बोथ माय स्टूडेंट्स सही होगा, माय बोथ स्टूडेंट्स जो होगा वो क्या होगा, माय बोथ स्टूडेंट्स गलत होगा। हमेशा याद रखना जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर बोथ, वो जो होता है वो हमेशा और हमेशा बोथ के बाद में आता है। तो रूल नंबर 2 में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। 3 कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या पढ़े, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बोथ के साथ नॉट नहीं आता, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो क्या है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो बोथ के हमेशा बाद में आता है, कभी भी बोथ से पहले नहीं आता है। चलिए मुझे आंसर्स बताइए इन क्वेश्चंस के। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप मुझे नीचे 3 वाले क्वेश्चंस के आंसर्स सही बताओगे, कौन कौन सी सेंटेंस सही है और कौन कौन सी सेंटेंस गलत है। टेल मी एवरीवन, which sentences are correct and which sentences are wrong. बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग, बोथ के साथ नॉट आता है, बिल्कुल आता है, सही है। आता है बोथ के साथ नॉट, बताओ। नहीं आता मैम, अभी तो पढ़ा है नहीं आता, इसका मतलब बोथ के साथ नॉट नहीं आता। फर्स्ट वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर बोथ के साथ नॉट नहीं आता तो क्या लगाते हैं, नीदर नॉर लगाते हैं, बिल्कुल सही हो गया। बोथ के साथ नॉट नहीं आता, गलत हो गया। बोथ के साथ नॉट नहीं आता तो क्या लगाते हैं, नीदर लगाते हैं। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है। कोई डाउट किसी को? आई होप रूल नंबर 2 क्लियर है सभी को, एवरीवन रूल नंबर 2 इज क्लियर। जिन बच्चों के पास बुक है, क्या वो बुक, मैं एक बार बुक दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है हमारी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक। वैसे तो आई थिंक सभी लोगों के पास है ऑलमोस्ट ये बुक। इस बुक में सारे के सारे रूल्स बहुत इलेबोरेट वे में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब कुछ दिया हुआ है, साथ में 1000 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, 1000 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इन सारे के सारे रूल्स पर बेस्ड। तो इफ़ यू वांट टू टेक दिस बुक यू कैन टेक इट फ्रॉम अमेजन और फ्लिपकार्ट, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इस बुक का। चलो अगले रूल पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल नाउ एंड दैट इज रूल नंबर 3। अब क्या है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किस पर बेस्ड है? रूल नंबर 3 जो है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये जो है एग्जामिनर का फेवरेट रूल है और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो रूल नंबर 3 हमारा बेस्ड है हु और हुम के ऊपर। हु और हुम से पहले मुझे एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है, हाँ मैं गिव अवे करूँगी बुक का। एक मंथ में एक हमने प्लान किया है कि हम बुक का गिव अवे करेंगे। एक मैं टेस्ट लूँगी जब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट हो जाएंगे, और उसमें जो स्टूडेंट फर्स्ट आएगा उसको गिव अवे भी होगा बुक का, डोंट वरी। अब आ जाते हैं यहाँ पे हु या फिर हुम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसके लिए मुझे समझने की ज़रूरत है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्टिव का मीनिंग होता है जो वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्टिव होता है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। कोई चीज़ वर्ब से पहले आई वो सब्जेक्टिव हो गई, कोई चीज़ जो वर्ब के बाद आई वो ऑब्जेक्टिव हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही मैट हर, वो उससे मिला, तो ही क्या हो गया बेटा, ही हमारा सब्जेक्टिव हो गया, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। क्यों ये सब्जेक्टिव हुआ, क्यों ऑब्जेक्टिव हुआ, क्योंकि मेट यहाँ पे वर्ब थी। तो वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्टिव होगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ये बात क्लियर है कि सब्जेक्टिव क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? अब अगर मैं प्रोनाउंस की बात करती हूँ तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, एक बार टेबल बना लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो पहले एक बार। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी,
ये सारे क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? हिम, हर, इट, देम, यू, मी, अस। ये सारे के सारे हमारे क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ये सभी को पता है, ये सब वर्ब से पहले आते हैं, ये सब वर्ब के बाद आते हैं। इनके बीच में क्या आती है? वर्ब। ये सब वर्ब से पहले आते हैं और ये सारे के सारे वर्ब के बाद आते हैं। दीज आर सब्जेक्टिव एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव। अब मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ाया? क्योंकि जो हु होता है ना बेटा, ये इस कैटेगरी का होता है। हु जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। पहले इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, नोट इट डाउन एवरीवन। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में मार्क कर लेंगे। चलो अब इसको समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस क्या लिखा? शी मेट द पर्सन, शी मेट द पर्सन डैश सेज दैट आई एम गॉड। वो उस इंसान से मिली जो अपने आप को क्या कहता है? कि मैं भगवान हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या फिल करूँगी, इसको भूल जाओ। अगर मुझे सेंटेंस को अकेले चेक करना होता, वो कहता है मैं भगवान हूँ, हिम सेज आता या ही सेज आता? यहाँ पे मैं क्या लगाती? ही सेज दैट आई एम गॉड या हिम सेज दैट आई एम गॉड? कहने से मैं लगाती ही सेज दैट आई एम गॉड, वो कहता है कि मैं भगवान हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव का मतलब क्या था? अभी अभी पढ़ा, सब्जेक्टिव कौन होता है? हु होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हु आएगा। शी मेट द पर्सन, वो उस इंसान से मिली जो क्या कहता है? जो कहता है कि मैं भगवान हूँ। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखती अगर, शी मेट द पर्सन डैश गॉड लाइक्स, वो इस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद करते हैं। शी मेट द पर्सन डैश गॉड लाइक्स। अब क्या आएगा? चेक करो, ही लगाओगे या हिम लगाओगे? गॉड लाइक्स ही या गॉड लाइक्स हिम? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब हिम आएगा। हिम का मतलब क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? हुम। शी मेट द पर्सन हुम गॉड लाइक्स, वो उस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद करते हैं। इसका मतलब हु हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ सब्जेक्टिव केस आना होता है। और हुम हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना होता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो हुम यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्टिव केस आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम हु यूज़ करेंगे। क्या ये क्लियर है? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? हु और हुम में डिफरेंस। हु और हुम को यूज़ किन के साथ करते हैं वो चीज़ भी देख लीजिए। रब कर दूँ? लिख लिया? हैज़ एवरीवन रिटन इट डाउन? हु और हुम को यूज़ कहाँ करते हैं, इस चीज़ को लिख लीजिए। हु और हुम को हम यूज़ करते हैं इंसानों के साथ। हु और हुम को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? मैन के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, और उन एनिमल्स के साथ जो डोमेस्टिक होते हैं। किन एनिमल्स के साथ? उन एनिमल्स के साथ जो डोमेस्टिक होते हैं, उनके साथ हम हु और हुम को यूज़ करते हैं। वी यूज़ हु एंड हुम विद मैन, ह्यूमन बींग्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना वहाँ हु या हुम आएगा। शी सॉ हर डैश आई थिंक इज अ रॉक स्टार। बताइए। एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, दे मेट देम डैश दे से वर्क्स वेरी हार्ड। बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना, घोटाला मत करना। डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू एनिमल्स होते हैं, घोटाला मत करना, बहुत सोच समझ के बताना। कैसे फिल करोगे? ही इज़ अ रॉक स्टार लिखोगे, हिम इज़ अ रॉक स्टार लिखोगे? ही इज़ अ रॉक स्टार आएगा। ही का मतलब क्या है? हु आएगा।
ही वर्क्स वेरी हार्ड आएगा, हिम वर्क्स वेरी हार्ड आएगा, वर्ब से पहले बेटा ही वर्क्स वेरी हार्ड आएगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड आएगा, मतलब दोनों में क्या आएगा, हु आएगा। होम किसी में भी नहीं आएगा बेटा, होम किसी में भी नहीं आएगा। ही इज़ अ रॉक स्टार, ही वर्क्स वेरी हार्ड, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, ही शी का मतलब क्या है, ही शी का मतलब है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का मतलब है क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस का मतलब है हु आएगा, होम नहीं आएगा। कोई डाउट? बहुत सारे बच्चों ने घोटाला कर दिया, मैनी ऑफ यू हैव डन अ मिस्टेक। क्लियर? होम कब आएगा, मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, पहले इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करो। क्लियर है या नहीं? बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जहाँ पर ही आता है वहाँ पे हु आता है बेटा। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे और क्लियर होगा। मैंने लिखा शी मेट हिम डैश आई थिंक was arrested yesterday. एक और सेंटेंस लिखा she met him dash the police arrested. बताओ किस में हु आएगा, किस में हुम आएगा? ध्यान से, घोटाला मत करना। किस में हु आएगा, किस में हुम आएगा? आई थिंक वॉज अरेस्टेड येस्टरडे, हिम वॉज अरेस्टेड है ही वॉज अरेस्टेड? कहने से ही वॉज अरेस्टेड, ही का मतलब क्या है, क्या आएगा, हु। शी मेट हिम द पुलिस अरेस्टेड ही या पुलिस अरेस्टेड हिम? द पुलिस अरेस्टेड हिम, क्या आएगा, हुम आएगा। क्या अब डिफरेंस क्लियर है, कहाँ पर हु आया, कहाँ पर हुम आया? आई होप यस एवरीवन, सभी को क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो जल्दी से फटाफट। अगर क्लियर हो गया है ये वाला कॉन्सेप्ट देन आंसर दिस क्वेश्चन। 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन तीनों में बताओ कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 sentences are given to you. Tell me which of them is correct. The witness whom I interviewed gave conflicting evidence. जिस विटनेस को मैंने इंटरव्यू किया तो आई इंटरव्यूड हर, इसका मतलब क्या आया, whom. The people just boarded the plane means they just boarded the plane. दे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, क्या आया, हु। अच्छा इस फर्स्ट वाले में यहाँ पे हु भी आ सकता था, यहाँ पे दोनों करेक्ट थे, हुम भी करेक्ट था, हु भी करेक्ट था। क्यों? क्योंकि शी गिव कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस भी सही था और आई इंटरव्यूड हर भी सही था, आई इंटरव्यूड हर भी सही था और शी गिव कॉन्फ्लिक्टिव एविडेंस भी सही था। मतलब हर और शी दोनों आ रहे हैं, मतलब हु और हुम दोनों आ सकते थे फर्स्ट वाले में, इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत नहीं है। दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन, दे का मतलब क्या है, हु। रॉकी लिखा हुआ है, डोमेस्टिक एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल के साथ क्या लगा सकते हैं, हु लगा सकते हैं। ही वॉज स्लीपिंग ऑन द रग, ही का मतलब क्या है, हु। कहने से ऑल 3 आर करेक्ट, सारे के सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। नन ऑफ देम इज रॉन्ग, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन, द पीपल दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन मीन्स दे, सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, हु। कोई डाउट? द वैक्यूम स्केर्ड अ डॉग रगी, हु वॉज स्लीपिंग ऑन द रग, ही वॉज स्लीपिंग ऑन द रग, ही मीन्स सब्जेक्टिव, क्या आया, हु। दैट मीन्स फर्स्ट वाले में दोनों आ सकते हैं, सेकेंड वाले में सिर्फ हु आएगा और थर्ड वाले में भी सिर्फ हु आएगा। सेकेंड वाले में हुम क्यों लग रहा है, दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन आएगा ना, देम जस्ट बोर्डेड द प्लेन थोड़ी ना आएगा। अगर देम आता तो हुम आता, अगर दे आया है तो क्या आएगा, हु आएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे के कॉन्सेप्ट्स अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। विल बी डूइंग दीज कॉन्सेप्ट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। क्या मज़ा आया आज के सेशन में? तीनों रूल्स समझ में आए सभी को?